तो आंसर फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो आंसर फॉर्मेट देखिए ये रफली वर्क होता है। रफली वर्क में होता क्या है कि हमें एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना होता है कि हमको इंट्रो में किन पॉइंटों को देना है, उसके बाद जो बॉडी होगी बॉडी में किन पॉइंट को देना है, उसके बाद जो कंक्लूजन होगा निष्कर्ष होगा उसमें किस पॉइंट को देना है। तो इस क्वेश्चंस के मुताबिक क्वेश्चंस हमारा 250 शब्द में लिखना है, 15 नंबर का क्वेश्चंस है। सो इंट्रो में हम 25 वर्ड को लेकर चलेंगे। जो बॉडी है बॉडी में हम 120 से लेकर के 180 शब्दों को लेकर चलेंगे। ओके, और जो कंक्लूजन्स है वह 25 शब्दों में लेकर चलेंगे। ओके, 25 शब्दों से ज़्यादा एंड क्वेश्चंस का नहीं करना चाहिए और 25 शब्दों से ज़्यादा जो शुरुआत है वह क्वेश्चंस का नहीं करना चाहिए। जो मेन वेटेज होता है वो हमको अपने बॉडी में डालना होता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस फॉर यूट्यूब चैनल। सो गाइज ये वीडियो 12 होने वाला है। अभी हम आधुनिक भारत की सीरीज चला रहे हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग स्किल पे काम कर रहे हैं कि आंसर राइटिंग लिखते समय हमें किन कंटेंट पे काम करना होता है, आखिर ऐसा क्या स्ट्रक्चर की संरचना हमें करनी होती है जिसपे कि एक बेहतर मार्क्स को हम गेन कर सकें और अपने आंसर को प्रभावी बना सकें। ओके, सो आई होप सो कि आप वीडियो से जुड़े हुए हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बातें नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ओके, सो क्वेश्चंस यहाँ पर है कि 19वीं शताब्दी में प्रेस के उद्भव ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। देखिए क्वेश्चंस को पढ़िए। एक क्वेश्चन होता है कि हमसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन होता है कि हमको बताया जाता है। ठीक है, यही दो बातों में से समझना होता है कि क्वेश्चंस आखिर हमें इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है या हमसे इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है। ठीक है, सो 19वीं शताब्दी में प्रेस के उद्भव ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। यानी क्वेश्चन ये कह दे रहा है कि जो 19वीं शताब्दी थी उस समय जो प्रेस का उद्भव हुआ था वो भारत के विकास में किस प्रकार योगदान दिया था उसके बारे में हमको वर्णन करना है। यानी कि ये नहीं बताना है कि कब शुरुआत हुआ था, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने स्वयं बता दिया है कि 19वीं शताब्दी में प्रेस का उद्भव हुआ था जो कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किस प्रकार से योगदान दिया था। यानी भारत में उसने क्या योगदान दिया ये पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि प्रेस का उद्भव कब हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन में ही बता दिया गया। ठीक है, उसके बाद वर्णन करना है इसका। नेक्स्ट है इसी में कि साथ ही यह भी बताइए कि ब्रिटिश सरकार ने प्रेस के विरुद्ध क्या कदम उठाए थे। ठीक है, जो 19वीं शताब्दी में प्रेस का उद्भव हुआ तो ये तो बताना ही है कि उसने भारत के राष्ट्रवाद में किस प्रकार से योगदान दिया, ये भी बताना है। ये भी हमसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने प्रेस के विरुद्ध क्या क्या कदम उठाए थे या क्या कदम उठाए थे। ओके, तो समझ गए। सो क्वेश्चन देखिए टोटल 2 पार्ट में है। एक तो ये बताना है कि राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया, दूसरा इसमें पार्ट क्या पूछा जा रहा है कि जो ये विकास था सो ब्रिटिश जो सरकार थे प्रेस के उद्भव को कैसे प्रभावित किया, क्या क्या उन्होंने कदम उठाया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन से कुछ हमें संकेत मिल रहे हैं। यही बातें मैं हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूं कि क्वेश्चंस के संरचना पे ही डिपेंड करता है कि हमें लिखना क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चंस में हमें 2 बातें तो पूछी गई, लेकिन यहाँ पर कुछ आंसर हिडन रूप से निकल कर बाहर आ रहे हैं। पहला देखिए बात क्या पूछा जा रहा है कि भैया ये बताओ कि ये जो प्रेस का उद्भव हुआ था, प्रेस का जो आविष्कार हुआ था, प्रेस का जो उदय हुआ था वह किस प्रकार से लाभकारी रहा भारत के लिए, राष्ट्र के लिए। ठीक है, अब विरुद्ध में कौन कौन सा कदम उठाया गया था। अब देखिए जब ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी विरुद्ध कदम उठा रही है किसी पहल के लिए तो यानी वो लाभकारी रहा होगा राष्ट्र के लिए। क्लियर, तो यहां से तो कुछ कंटेंट हमको मिल गया ना कि जो प्रेस है वो भारत के पक्ष में था, जो प्रेस व्यवस्था थी, जो प्रेस का आविष्कार था वो भारत के पक्ष में था, तभी तो इस पर रोक लगाई गई ना, तभी तो इसके विरुद्ध कुछ कदम उठाए गए ना, अधिनियम लाए गए ना, एक्ट लाए गए ना। क्लियर,
सो प्लीज़ देखिए, यही चीज़ें समझने की बस कोशिश करनी होती है। बाकी आपकी जो कंप्रिहेंसिव रीडिंग होती है ना, सारा का सारा उसी का खेल होता है, ठीक है। सो देखिए 250 शब्द की बातें थी, तो 25-25 तो हमको ऊपर नीचे का एडजस्टमेंट करना होता है, ठीक है। 25 में इंट्रो करना होता है और 25 में हमको कंक्लूजन्स करना होता है, ठीक है। बीच के जो बचे 200 शब्द जो होता है, ये इसमें अपने अगर बहुत प्रभावी राइटिंग है तो 120 में भी आप एंड कर सकते हो, 180 में भी एंड कर सकते हो और 200 शब्द भी लेकर जा सकते हो। हालांकि कहने का मतलब ये है कि आप अपनी बातों को बस समझा लो, कम से कम शब्दों में समझाओ। हालांकि ये पूरा खाका इतना तैयार करके चलना पड़ता है। चलिए लिखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरे साथ लिखेंगे, तभी एक जो फोबिया अंदर की होती है ना लिखने की, वो भी दूर हो जाएगा और हम एक कंप्रिहेंसिव स्टडी भी कर पाएंगे कंटेंट के थ्रू, ठीक है। सो यहाँ पर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में बात कर लेते हैं कि हम किस मैटर पे बात करने वाले हैं, उसके बाद लिखते हैं। क्योंकि हमारे जो सोचने से, देखिए हालांकि ये जो टॉपिक है, हो सकता है कि सारे लोगों को ये टॉपिक अभी नहीं पढ़े हो। हालांकि ये जो कंटेंट है वो आप स्पेक्ट्रम की बुक जो राजीव अहिर की आती है, मॉडर्न इंडिया की जो बुक है राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम, ठीक है, उसको अगर आप कर लेते हो पूरा का पूरा क्लियर, तो वहाँ से जो आपका मेंस का सिलेबस है मॉडर्न इंडिया का, वो बिल्कुल फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाहर मैटर नहीं जाना है वहाँ, वो एक अच्छी समझ बुक पैदा कर देती है आपके अंदर, ठीक है ना। चलिए तो देखिए थोड़ा सा खाका पे बात कर लेते हैं, पूरा फॉर्मेट पे हम बात कर लेते हैं कि हमें किस मुद्दे पे लिखना है, उसके बाद वहाँ से हम वर्ड करेक्शन लेकर लिखेंगे, ठीक है। देखिए भारत में जो समाचार पत्र है ना, तो जेम्स ऑगस्टन हिक्की, आपको नाम याद होगा कि जेम्स ऑगस्टन हिक्की, याद रखना नाम, ठीक है, जेम्स ऑगस्टन हिक्की, ठीक है। हिक्की ने 1780 में प्रकाशित किया था बंगाल गजट के नाम से। 1780 में बंगाल गजट के नाम से जो पहला जो समाचार पत्र है, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया और 19वीं शताब्दी में प्रेस के उद्भव से जाना गया, ठीक है। यहाँ तक मामला समझ में आया कि पहला जो प्रेस है वह कब आया, तो जेम्स ऑगस्टन हिक्की, बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लेना कि जेम्स ऑगस्टन हिक्की, ठीक है। जो प्रेस है ना, वह जनमानस की जागरूकता का अंग बनकर उभरा, ठीक है। जो प्रेस है वह जो उस समय ब्रिटिश इंडिया का जो जनमानस था, उनका जागरूकता का अंग बन के उभरा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवाद के विकास के लिए कितना लाभकारी था, इस पे लगाए गए जो प्रतिबंध थे ना, इससे पता चल जाता है। वही मैं कह रहा था कि ये जो क्वेश्चन है कुछ इंफॉर्मेशन भी हमको दे रहा है। सो जब आप एक कंप्रिहेंसिव स्टडी कर लेते हो ना, जब कंप्रिहेंसिव स्टडी करते हो तो आपको एक समझ भी पैदा हो जाती है। ये जो प्रेस था, प्रेस पे लगाए गए प्रतिबंध कहीं ना कहीं ये बता रहा था कि ये कितना लाभकारी है राष्ट्र के लिए, कितना उत्तरदायी है राष्ट्र के लिए। तो इसके प्रतिबंधों से ये पता चल जाता है, ठीक है। तो एवरीबॉडी, एक ओवरव्यू हमने बात कर लिया। अब इन पे रुकावटों के, इस पे प्रतिबंध के लिए कौन कौन से अनुज्ञप्ति लाई गई थी, इस पे भी बात करेंगे। देश के लिए कैसे लाभकारी है, ये भी बात करेंगे। अब चलिए लिखते हैं, ठीक है। सो हमने एक ओवरव्यू बात कर लिया, अब आंसर राइटिंग करते हैं। और आप भी पेन कागज़ लीजिए और यूपीएससी वाला जो मार्केट में रजिस्टर मिलता है, आप उस पर लिखने की हैबिट डालिए, क्योंकि लास्ट में ओवरऑल आपको लिखना वही होता है। यूपीएससी वाला कहने का मतलब कि ये जो आपके सामने जो दिख रहा है, ये जो कॉलम ऐसे रहता है ना, इस पे ही लिखने की बात मैं कह रहा हूँ। जो ये वाला स्पेस होता है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना होता है, बिल्कुल मत लिखना, कोशिश भी मत करना लिखने का, न ही कोई जाति सूचक, धर्म सूचक, कोई भी यहाँ पर निशान या कुछ भी। कुछ लोग होते हैं स्वास्तिक जैसे समथिंग कुछ बना देते हैं। हालांकि हर साल यूपीएससी अनुज्ञप्ति अपना प्रकाशित करते हुए बताती है कि ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है, ये सब चीज़ें नहीं लिखना है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके कहीं ना कहीं एक किसी धर्म, किसी जाति, किसी एक तरफा झुकाव को दिखाता है। और जो सर्विस है, इसमें एक तरफा झुकाव की डिमांड नहीं है। आप एक सोशल सर्वेंट बनने जा रहे हैं। सो ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अपनी बातों को जो स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इंट्रो से हम शुरुआत करते हैं।
ठीक है, इंट्रो से हम शुरुआत करेंगे। क्लियर। बहुत लोग हैं कि ग्रुप में कॉपी क्या करते हैं कि इंट्रो लिखकर, यहाँ पर इंट्रो लिख कर के भूमिका, इंट्रो को लिखते हैं, यानी भूमिका लिखकर भूमिका को लिखते हैं। ये नहीं लिखना है। भूमिका वाला जो शब्द है इसको नहीं लिखना है। भूमिका के अंतर्गत क्या लिखना है, 25 शब्द ना, इसको लिखना है। प्लीज आप ध्यान दीजिए। उसके बाद जो बॉडी में लिखता हूँ, यहाँ पे कि मैं बॉडी लिखने जा रहा हूँ, तो कुछ लोग बॉडी भी लिख रहे हैं। बॉडी नहीं लिखना है। बॉडी के अंतर्गत जो 200 शब्द लिखने हैं ना, इसको लिखना है, न कि इस वाले वर्ड को लिखना है। क्लियर। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए, जो पहला समाचार पत्र था वो जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने 1780 में प्रकाशित किया, बंगाल गजट के नाम से। ठीक है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं, इसको नहीं लिखना चाहते, तो बस 19वीं शताब्दी से शुरुआत करिए। ठीक है, कि 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में प्रेस का उद्भव, प्रेस का उद्भव जनमानस, जनमानस के जागरूकता के, जागरूकता अंग बनकर उभरा। क्लियर। उभरा। यह राष्ट्रवाद के, अगर देखिए, अगर यहां पर अब ये जो कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं खड़ी पाई, अगर आप इसको नहीं डालना चाहते, यहाँ पे कॉमा दे दीजिए। ठीक है। तो अगर कॉमा देते हैं तो इसके आगे लिखने के लिए आपको छूट मिल जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे बिल्कुल फुल स्टॉप अगर ऐसे कर देते हैं तो यहाँ पे नहीं लिख पाओगे, फिर आपको अगली लाइन यहाँ शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है। तो हम इंट्रो लिख रहे हैं, तो क्यों अगली लाइन चेंज करें, तो यहाँ पर हम कॉमा कर देते हैं ताकि हम उसके रेगुलर आगे उसको लिख सकें। ठीक है। यह राष्ट्रवाद के विकास के लिए, यह राष्ट्रवाद के विकास के लिए कितना लाभदायी था, लाभदायी था, इस पे लगाए गए प्रतिबंधों, प्रतिबंधों ने इसके योगदान को भली भांति समझा दिया था। ठीक है। ये देखिए हमारा इंट्रो कंप्लीट हो गया। ठीक है। चलिए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। चलिए टोटल 25 से 27 के बीच में वर्ड आ रहा है। ठीक है। क्लियर। सो मैंने क्या लिखा कि 19वीं शताब्दी में प्रेस का जो उद्भव है जनमानस के जागरूकता का अंग बनकर उभरा। यह राष्ट्रवाद के विकास के लिए कितना लाभदायी था, इस पे लगाए गए प्रतिबंधों ने इसके योगदान को भली भांति समझा दिया था। यहाँ तक हमारा जो इंट्रो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है। अब आते हैं बॉडी पे। क्लियर। अब बॉडी लिखते हैं। बॉडी हमें कितना लिखना है, बॉडी हमको 120 शब्द से लेकर के 180 शब्द तक लिखना है। ठीक है। चलिए लिखते हैं। सो बॉडी में क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि 19वीं शताब्दी में प्रेस के उद्भव ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। ठीक है। तो प्रेस का राष्ट्रवाद के विकास में योगदान हम हेडिंग डालेंगे। प्रेस का
राष्ट्रवाद के विकास में योगदान। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हैं राष्ट्रवाद में योगदान। ठीक है, दोनों सही है। क्लियर। अब इसको क्या करेंगे, आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। क्लियर। ओके, ये हमारा हो गया हेडिंग। ओके, अब इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे कि ब्रिटिश जो सरकार थी, ठीक है, उसके विरुद्ध इन्होंने क्या क्या ऐसा किया कि इसको योगदान का, राष्ट्रवाद के हथियार के रूप में इसको जाना गया, इसकी 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 गुणगान करी गई। ठीक है, तो चलिए पॉइंट पर अपनी बातों को लिखेंगे। तो क्या है, देखिए, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश कर्मचारी थे, ब्रिटिश लोग थे भारत में, जो वो डरते थे कि हमारे द्वारा जो किया जा रहा है कार्य भारत में जनता के विरुद्ध, देश के विरुद्ध, राष्ट्र के विरुद्ध, कहीं वो सब बातें लंदन में उजागर न हो जाए। ठीक है, तो उसी बात को लिखिए कि अंग्रेज अधिकारी इस बात से डरते थे कि यदि समाचार पत्र लंदन पहुंच गया तो उनके कारनामे उजागर हो जाएंगे। एवरीबॉडी एक बात याद रखना, 250 शब्द का आंसर लिखना है तो हम इस पे इतना विस्तार दे रहे हैं। अगर ये आंसर 150 शब्द में लिखना होता तो हम क्या लिखते कि अंग्रेज अधिकारी नहीं चाहते थे कि जो समाचार पत्र है वो किसी भी माध्यम से लंदन पहुंचे। ठीक है, क्योंकि उनके जो काले कारनामे थे या जो उनकी नीतियां थी भारत की, वो नहीं चाहते थे कि उस नीतियों के बारे में किसी को पता चले। ठीक है, तो जब ये 150 शब्द का होता तो इसको बस संक्षेप में लिख देते कि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि उनकी भारत में लागू की गई नीतियां लंदन में उजागर हो। बस इतना करके संक्षेप में आगे बढ़ते, नेक्स्ट पॉइंट लिखते। लेकिन 250 शब्द का लिखना है आंसर, तो थोड़ा सा अपनी बातों को विस्तार देकर चल रहे हैं हम। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है। जो प्रेस है, प्रेस ने भारत में राजनीतिक शिक्षा दी। नेक्स्ट क्या है कि प्रेस के माध्यम से जो विभिन्न राजनीतिक नेता थे, अपने विचारों को आम लोगों तक फैलाने में सफलता प्राप्त किए। राष्ट्रवादी नेता अपनी विचारों को आम जनता तक पहुंचाने में सफलता पाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि सरकार के नीतियों का कटु आलोचना करने का रास्ता खुला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो जनता थी, ठीक है, जनता के समक्ष
ज्वलंत समस्याओं को पहुंचाया जा सका। क्लियर क्लियर। उस युग का उद्देश्य जन जागरण था। और समाचार पत्र इसमें अपना सक्रिय भूमिका निभाया। ओके, सो एवरीबॉडी, यहाँ तक राष्ट्र में योगदान के बारे में, समाचार पत्र के योगदान के बारे में हमने लिख लिया। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें एक और पार्ट है कि साथ ही में यह भी बताइए कि ब्रिटिश सरकार ने प्रेस के विरुद्ध क्या कदम उठाए। ठीक है, तो यहां पर हेडिंग डालेंगे प्रेस के विरुद्ध उठाए गए कदम। ओके, इसको अंडरलाइन कर लेंगे ऐसे ब्रैकेट में ताकि देखने में थोड़ा सा बेहतर लगे। ओके, ठीक है, चलिए पॉइंट में लिखते हैं यहाँ पर क्या था। तो देखिए, अनुज्ञप्ति नियम 1823 लाया गया, अनुज्ञप्ति नियम 1857 लाया गया, पंजीकरण अधिनियम 1867 लाया गया, देसी भाषा समाचार पत्र वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 लाया गया। तो इन्हीं को बारों में थोड़ा सा विस्तार देंगे, लेकिन जब यही 150 रहता तो इसको बस इसका टॉपिक वाइज लिख देते कि अनुज्ञप्ति नियम 1823, अनुज्ञप्ति नियम 1857, पंजीकरण अधिनियम 1867। लेकिन जब 250 है तो इसको थोड़ा सा विस्तार देंगे बातों को। सो क्या था कि जो समाचार पत्र है, समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम, समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम, ठीक है, 1799। नेक्स्ट पॉइंट है अनुज्ञप्ति नियम 1823, अनुज्ञप्ति नियम 1823। नेक्स्ट है अनुज्ञप्ति नियम 1857, नियम 1857। नेक्स्ट है पंजीकरण अधिनियम 1867, पंजीकरण अधिनियम 1867 और देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878। क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे कि ऊपर तो हमने पॉइंट दे दिया, क्या पॉइंट दिया कि कौन कौन से ऐसे कदम उठाए गए थे जो कि भारतीय प्रेस पर पाबंदी लगाई गई थी, इनकी स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाई गई थी, इन पे हर एक तरह से शिकंजा कसा गया था ताकि इनकी पूरी की पूरी जो स्वतंत्रता है वो छीनी जा सके। अगर पत्राचार भी करना है, प्रेस को लोगों तक पहुंचाना है, सूचनाओं को पहुंचाना है, तो बिल्कुल सरकार के अंतर्गत बातों को पहुंचाइए, यानी पोलाइट भाषा रहे,
रूड उत्तेजना वाली बातें न रहें, ठीक है, आग लगाने जैसी मतलब उत्तेजक समाजक में मतलब द्वंद्वता वाली बातें न रहें, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने सेंसरशिप लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इन्हीं बातों को यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट को लिखेंगे ताकि हमारी जो बॉडी है वो एंड हो यहाँ पर, ठीक है। तो उन्होंने बात किया था कि अंग्रेज चाहते थे कि उनके जो भारतीय नीति थे वो लंदन तक ना पहुंचे, ठीक है। तो अंग्रेज अधिकारी इस बात से भयभीत थे कि उनकी नीतियां लंदन न पहुंचे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे कि जो देसी भाषा समाचार पत्र, याद बताया ना मैंने, वही 1878 वाला, ठीक है। इस अधिनियम में पारित करने का जो मेन उद्देश्य था क्या था कि सरकारी नियंत्रण में स्थापित करना और राजद्रोही लोगों को रोकना था, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि समाचार पत्र अधिनियम 1878, ठीक है। इसमें क्या था कि जो समाचार पत्र थे, समाचार पत्र पर सरकारी नियंत्रण, ठीक है, क्लियर, सरकारी नियंत्रण था तथा राजद्रोही लोगों को रोकना। क्लियर, देखिए मैं बात यहां से कर रहा हूं, क्लियर। तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि कंफ्यूज होने वाली बात है। यहां पर मैं पहले ऊपर लिख दिया हूं मेन पॉइंट, ठीक है। उसके बाद उन्हीं बातों को यहां पे धीरे धीरे विस्तार दे रहा हूं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या था कि 1898 में एक अधिनियम द्वारा दंड संहिता को पुनः स्थापित किया गया, ठीक है, पुनः स्थापित किया गया और एक नई धारा 153A जोड़ा गया, जिससे भारत सरकार की अवमानना करने पर सजा का प्रावधान था। भारत सरकार की अवमानना करने पर सजा का प्रावधान था। यानी कि आप सरकार का आलोचना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में कुछ बात विभेदिक उत्तेजक बात नहीं कह सकते हैं जिससे कि सरकार का इंसल्ट हो, ठीक है। अगर ऐसा आप करते पाए गए हो तो इस अधिनियम के थ्रू आपको सजा भी दिया जा सकता था, ठीक है, क्लियर। तो इन्हीं सब बातों को हमने यहाँ पर लिखा है जो कि उनके द्वारा पाबंदियां लगाई गई थी समाचार पत्र पे, ठीक है। अब आते हैं निष्कर्ष पे, ठीक है। निष्कर्ष यहां पे क्या लिखेंगे? तो देखिए जो भारतीय प्रेस था
वो स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो ये पूरा का पूरा संरचना से हमको पता चल गया। ठीक है, लोगों को राजनीतिक आर्थिक समस्या, सरकार की भेदभावपूर्ण नीति का आलोचना किया। ठीक है, शिक्षा प्रचार प्रसार किया राष्ट्रीय राजनेताओं द्वारा, तथा जो आंदोलन उसमें था उसका प्रसार का काम किया। तो बस इसी को लिख देना है। ठीक है, तो भारतीय, जस्ट वेट, भारतीय प्रेस ने स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, लोगों में राजनीतिक संचार का वाहक बना, कौमा। ठीक है, सरकार के भेदभावपूर्ण नीति की आलोचना किया। ठीक है, सो इतना लिख करके जो कंक्लूजन्स है वो कंप्लीट करिए। सो हमारा जो आंसर है, अब देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने इंट्रो लिखा, उसके बाद हमने बॉडी लिखा, बॉडी के बाद यहाँ पर हमने कंक्लूजन्स पे अपनी बातों को एंड कर दिया। सो एवरीबॉडी, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? आपके प्रीलिम्स में और मेंस में किस तरह से योगदान दे रहा है? सो प्लीज़ अपनी विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और मैंने इसका नाम रखा है कि आपके मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स में काफ़ी रिलेवेंट भूमिका निभाएगा। तो बस ऐसी ही बातों से नहीं, मैं हर बातों को प्रूव करते हुए चलता हूँ। सो यहाँ से देखिए प्रीलिम्स की भी फैक्ट बातें मिली हैं। यहाँ से हमने ऑगस्टन हिंकी के बारे में जाना कि 1780 में प्रकाशित उन्होंने किया बंगाल गजट के नाम से। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो प्रेस के विरुद्ध उठाए गए कदम थे, कौन कौन थे? तो समाचार पत्र का प्रत्यक्षण अधिनियम 1799, अनुज्ञप्ति नियम 1823, अनुज्ञप्ति नियम 1857, पंजीकरण अधिनियम 1867, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1868। ठीक है, और किस तरह से भारत के विकास में सहायक था, हमने इस पे भी बात किया। ठीक है, हमने इस पे भी बात किया कि किस तरह से ये सहायक था, क्या क्या इन्होंने काम किया, राष्ट्र के चेतना के नव जागरण के लिए कैसे ये उत्तरदायी था। सो कंक्लूजन्स करते हुए अपनी बातों को एंड किया। सो एवरीबॉडी, अगर आपको यह एग्ज़ाम के रिलेवेंट सेशन लग रहा है तो प्लीज़ जुड़े रहिए, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो प्लीज़ अब डेली अपडेट होने के लिए वहाँ पे लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।